हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागर्थ एकेडमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की श्रृंखला में हम पढ़ चुके थे कि संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, हमारे जो एक्ट अधिनियम है वो कैसे बनते चले गए और प्रक्रिया आगे आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ती रही। जब एक्ट्स की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिवर्तन में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका जो पॉलिटिकल एरा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब बात कर रहे हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट से पहले 1833 का हम पढ़ चुके हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, वो हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। उसमें यह था 20 साल तक के लिए जो कंपनी को शासन दिया गया था, उसके बाद कंपनी की जो एब्सोल्यूट पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वो पावर को ख़त्म कर दिया गया। जो चीन के साथ व्यापार था, चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार था, उसमें कंपनी के जो प्रभुत्व था वो ख़त्म करके ब्रिटिश सरकार ने ये कर दिया कि आपको सिर्फ 20 साल तक शासन करना है। 20 साल के बाद जो परिवर्तन होगा हम उस परिवर्तनों के बारे में विचार करेंगे। आगे जो जो परिवर्तन आएंगे उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कंपनी भी इस मूड में आ चुकी थी कि अब सरकार की माननी पड़ेगी, और कंपनी का मानने की प्रॉब्लम ये भी हो गई थी क्योंकि गवर्नर जनरल का पद था जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था, वो लगातार पावरफुल होता जा रहा था और कंपनी का प्रभुत्व वो लगातार कम हो रहा था। तो 1833 से 20 साल के बाद तो सीधा परिवर्तन तो वही है, 5 साल का चुनाव होने कंपलसरी है। ठीक वैसे ही ये 20 साल के बाद 1853 का एक्ट तो आना ही था। पर उस एक्ट में ऐसे क्या तत्व थे जो उस एरा से प्रभावित थे, उस समय के से प्रभावित थे, सामाजिक आर्थिक जो कारणों से प्रभावित है, वो मुख्य जानने वाले मुद्दे वो होते हैं कि भाई इसमें क्या विषय है, मुद्दों की वजह से इसमें परिवर्तन आए थे। तो सबसे पहला परिवर्तन ये आया कि अब हम 1857 की क्रांति से चलो बात करते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। पर वो ऐसे कहते हैं ना कि सुअर के मांस या गाय के मांस का बोलना एक बहाना मात्र था, वो तो एक आग लगनी थी, ये आग पहले से लगी हुई थी। तो ये परंपरा चली आ रही थी कि 1830-40 के आसपास से जब सन्यासी विद्रोह होता है, जब सन्यासियों द्वारा अपने जो कर लगाते हैं, तीर्थ यात्रियों पे कर लगाते हैं, उस पर विद्रोह होता है, मुआमारिया विद्रोह पड़ता है। वहाँ भी आंदोलन जो मुसलमानों के यंग लीडर्स थे, एजुकेटेड लीडर्स थे, उनका एक आंदोलन था। उनके खिलाफ कुछ और अलग तरीके का आंदोलन ये हुए जो रूढ़िवादी आंदोलन हो गए थे। टीटू मीर के आंदोलन हो गए, वहाँ भी आंदोलन हो गए, मुआमारिया हो गया, और ये आदिवासियों के धीरे धीरे आंदोलन चल रहे थे, किसानों के आंदोलन चल रहे थे, ठीक ठाक तरीके से आंदोलन चल रहे थे, आदिवासी बेल्ट में आंदोलन खूब सारे चल रहे थे। तो इन आंदोलनों का प्रभाव, पहला डिमांड ये भी थी कि भारत को कुछ पावर्स ट्रांसफर की जाए ठीक ठाक तरीके से, या भारत नहीं तो कम से कम वो अपने किसानों के हितों की बात कर रहे थे। कंपनी इस काम को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये एक तरीके से प्रक्रिया को प्रभावित करने में भारत के साथ एक ब्रिटेन का भी योगदान माना जाता है कि ब्रिटेन के जो उस वर्ग था, अमीर वर्ग था, उसका हमेशा ये मानना रहा है कि कंपनी सिर्फ लूट बात बचा के कंपनी के अधिकारी अमीर होते जा रहे हैं। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, खास फर्क पड़ने, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और भारत या दुनिया के नक्शे पे ब्रिटेन बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। ब्रिटेन के सम्राट और वहाँ की सरकार ने डिसीजन लिया और ये किया कि अब है वो गवर्नर जनरल की जो पावर है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। गवर्नर जनरल है, उसकी पावर्स में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। पहले इससे क्या होता था, गवर्नर जनरल 1853 से पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल दोनों तरह के काम देखता था, विधायी कामों को और प्रशासनिक कामों को। विधायी और प्रशासनिक, इस एक्ट को एक नज़र में इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए जितना कि इसको माना नहीं जाता, जितना कि 1858 को माना जाता है, 1892 को माना जाता है, 1833 को माना जाता है। पर ये एक तरीके से इस नज़र में इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी परिवर्तन हुए वो आज के समय में प्रचलित है। दोनों परिवर्तन जो है वो आगे पढ़ोगे वो आज भी सबसे बड़ी भारत की सत्ता में सबसे बड़े व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। पहला और पहला का महत्वपूर्ण काम था वो इसमें परिवर्तन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की पावर से उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, विधायी और प्रशासनिक। विधायी से तात्पर्य यह है आज की पार्लियामेंट। भाई एक्ट बनाने का जो काम है वो विधायी काम हो गया।
विधि का काम हो गया, लॉ बनाने का, विधि बनाने का, नियम बनाने का। पहले ये गवर्नर जनरल के पास दोनों काम थे, पर इसमें यह कर दिया गया कि विधायी कामों को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कामों का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, जो आज की आईएएस सर्विसेज होती है, आईपीएस सर्विसेज होती है, प्रशासनिक सेवाएं होती है, इन दोनों को कामों को अलग कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के भाई दोनों का हेड तो ये बना रहा, पर इन दोनों कामों को अलग कर दिया गया कि विधायी और प्रशासनिक। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि पहली बार भारत में एक संसद का छोटा रूप कब दिखाई देता है? जो सवाल पहले आया भी है कुछ एग्जाम्स में, यूपीएससी के एसआईसी एपीएफ के एग्जाम में आया है, उसमें यह आया था कि पहली बार भारत में छोटी संसद या विधायी कार्य, विधायी अंग है, वो कब निर्मित हुआ? तो 1853 के एक्ट में निर्मित हुआ था। इसने एक छोटी संसद की तरह काम किया। अब इसमें कुछ सदस्य थे, वो पहले कम थे कि भाई गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें कुछ लिमिटेड सदस्य थे, उसमें 6 सदस्यों को और जोड़ दिया गया। ये भी ध्यान रखना है, फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये विधायी संसद या विधायी का अस्तित्व कब से स्टार्ट हुआ। विधायिका का अस्तित्व पहली बार भारत में 1853 के एक्ट से आरंभ हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रशासनिक काम साथ साथ चलता गया, जो प्रशासनिक सेवाओं का काम है वो आरंभ यहाँ से स्टार्ट हुआ माना जाता है। अब इसमें यह हो गया, विधायी अंग बनता गया, पर इसमें परंपराएं कौन सी पालन की गई? जब निसंदेह इस जमाने में अगर एक्ट बनेंगे और कोई भी व्यवस्था बनेगी तो उस व्यवस्था में ब्रिटेन सरकार का ही होगा। तो इस विधायिका ने ब्रिटेन की संसद के नियमों का पालन किया, ब्रिटेन के रूल्स का पालन किया, ब्रिटेन की तर्ज पे ये बनी और ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ये संसद ने काम किया और आगे बढ़ती गई। अब इसमें दूसरा मुख्य परिवर्तन हुआ, वो हुआ था अखिल भारतीय सेवाओं में। जो मैं बात कर रहा था कि आज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें एक तो यह कि विधायिका बनी, एक होगी अखिल भारतीय सेवाएं या सिविल सेवा, सिविल सेवा मान लो इसको। उसका पहली बार ओपन एग्जाम हुआ, पहली बार ओपन एग्जाम, खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता से क्या आशय है? पहले अक्सर ये होता था कि ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास जो अनुबंध सेवा सिविल सेवाएं थी उसमें हमेशा नियुक्तियां है, उनके पास पावर होती थी कि किन किन अधिकारियों को नियुक्त करना है। अंग्रेज अधिकारियों का यह क्राइटेरिया होगा और अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होंगे, उनको कोई एग्जाम की जरूरत नहीं होती थी, वो सीधे तौर पे नियुक्त किया जाते थे। जस्ट लाइक मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्यों की तरह या लेटरल एंट्री की तरह कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता था। इस एक्ट में पहली बार यह दिया गया कि भारत में जो प्रतिस्पर्धा है, जो आंदोलनों से प्रभावित थी, उस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए अच्छे अधिकारियों को इसमें व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। अक्सर इसमें एक कटाक्ष भी ये कहा जाता है कि उनका क्या माइंडसेट ये नहीं था कि भारत के अधिकारियों को आगे लाना, उनका माइंडसेट था जो भारत के जो ब्राउन चमड़ी वाले लोग या काली चमड़ी के लोगों के, उनका माइंडसेट गोरी चमड़ी वाले लोगों की तरह करना, गोरों की तरह करना। तो उनको अपने अधिकारी लाके यहाँ पे लूटपाट करने ही ना पड़े, भारत के अधिकारी भारत पे लूट मचा सके, वही अपनी कानून नियम सब कुछ सीख जाए और हमारे ही चेले बन के भारत की सरकार को या भारत के लोगों को लूटपाट मचा दे। पर जो कि अक्सर आज के ज़माने में सरकारें करती है कि हमारी सरकार हमको लूटती है, पर उस ज़माने में तो कम से कम इसका उल्टा ही हुआ। जो मध्यम वर्ग के युवा थे वो पढ़ लिख कर या व्यवस्था में शामिल होकर उनके भारत के लिए हितों में कुछ काम किया। जो आगे हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे बनी या भारत में उदारवादी आंदोलन है वो कैसे स्टार्ट हुए, वो इसमें आगे पढ़ने को मिलता है। पर चेंजेस तो यही पढ़ सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। 6 सदस्य नियुक्त किए गए, तो 6 सदस्य अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए। ये तीसरा परिवर्तन पढ़ रहे हैं, 2 परिवर्तन ये हो गया। तीसरा, इन 6 सदस्यों में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी
या जो विधायिका थी जो काम करती थी भाई के नियम कानून बनाने के, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होते थे, कोई भी भारतीय सदस्य नियुक्त नहीं होता था। वो अंग्रेजी नियम बनाते, अंग्रेजी नियमों का पालन करवाते, उनकी व्यवस्था में प्रभुत्व शामिल था। पर जब जब विरोध बढ़ता गया, एजुकेटेड लोग बढ़ते गए, तो 6 सदस्य जो नियुक्त किए थे उसमें से 4 सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था। उनको बंगाल, बॉम्बे और मद्रास से नियुक्त किया गया था कि भाई कुछ ना कुछ सदस्यों को भारत से भी शामिल किया जाने। हालांकि ये रेशियो बहुत कम था, भारत की आबादी के मुकाबले 4 सदस्यों को नियुक्त करना एक मजाक मात्र था, पर ठीक है, उन्होंने प्रयास ये किया था कि पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व विधायिका में शामिल किया गया। तो एक तो चीज ये हो गई, संसद बनेगी, मिनी संसद बनी, छोटी संसद बनी। उसके बाद ये हुआ कि स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। तीसरी बात ये होगी, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ की। 3 मुख्य चीजें हुई थी। और चौथी चीज जो है, फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये है कि कंपनी को ब्रिटेन की राजाशाही के अंदर या उसके कंट्रोल में लाया गया और ये कह दिया गया कि अब आप दया मात्र पे कंपनी के अस्तित्व, सम्राट की दया मात्र के रूप में अस्तित्व में काम करेगी। सम्राट की दया पर ही कंपनी का अस्तित्व है। जब भी चाहे सम्राट, वो कोई 20 साल का नियम है, कोई 10 साल का नियम है। अब आपको कंपनी को कभी भी सरकार बैन कर सकती है या आपके अधिकार क्षेत्र को कम कर सकती है। पहले हमेशा से ये हुआ था कि 20 साल तक पावर बढ़ा दी, 20 साल। इस बार ये हुआ, पावर का टाइम लिमिट को खत्म कर दिया गया। नो टाइम लिमिट, टाइम लिमिट फॉर पावर, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। 4 चीजें मुख्य रूप से हुई। एक तो ये हो गई मिनी संसद बनी, दूसरी चीज होगी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता, तीसरी चीज स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया जिसमें 6 में से 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। चौथी चीज गई थी जो कंपनी की पावर से उसकी टाइम लिमिट थी वो 20 साल वाली, वो खत्म कर दी गई, कभी भी कंपनी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। ये 4 चीजें मुख्य रूप से हुई। अब इस घटनाक्रम के बीच 1853 के एक्ट हम पढ़ रहे थे, उसके बीच भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो हुआ था 1857 का विद्रोह। जो आप पढ़ते हो कि मंगल पांडे का विद्रोह हुआ, भारत में कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें तो विद्रोह तो अलग पार्ट हो गया, एक्ट की श्रृंखला में हम पढ़ते हैं। कंपनी का शासन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गया था। अंग्रेजों की ये ऐसे कहते हैं ना कि दांतु चने चबाना या उन अंग्रेजों की चूल्हे हिला देना, सारे काम इस विद्रोह ने कर दिए। और एक बार तो अंग्रेजों को ये फील हो गया था कि भारत में शासन उनका समाप्त हो ही गया है, पर इस विद्रोह ने अंग्रेजों को ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने लूटपाट का एक नया तरीका भेज दिया। ये विद्रोह भारत से ज्यादा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि उन्होंने आर्थिक शोषण का एक नए तरीके निकाले, राजनीतिक शोषण का एक नए तरीके निकाले, जिसमें आपके माइंडसेट को परिवर्तन कर दिया गया। आपको पता ही नहीं चला, हम भारतीयों को पता ही नहीं चला कि हमारा शोषण किस कदर से परिवर्तित हो चुका है। 1857 के विद्रोह में कुछ वादे किए गए ब्रिटेन की महारानी द्वारा कि हम भारत के शासन को अच्छा बनाएंगे, और इसके बाद एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका नाम ये से हुआ भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। बनाने वाला एक्ट, ठीक है। अब इसने किस तरीके से भारत को अच्छा बनाया वो तो पता नहीं, पर उन्होंने कुछ परिवर्तन जरूर किए थे जिसमें भारत की सत्ता में कुछ ठीक ठाक परिवर्तन कर दिए गए। और यहां से शुरुआत हुई थी अंग्रेजी शासन की शुरुआत। उससे पहले था कंपनी का शासन। कंपनी के शासन के बाद जैसे कि 1773 से लेके 1857 तक था, कंपनी के ऊपर जो रूल बनाए गए थे। 1857 के बाद जो बने थे 1947 तक, वो थे अंग्रेजी सरकार का शासन। अंग्रेजी सरकार के लिए रूल बनाने वाले या भारतीय लोगों के लिए जो रूल बने थे वो शासन जिसको बोलते हैं अच्छा शासन बनाने वाला शासन, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा तो कितना बड़ा भगवान जाने, पर देखते हैं इन्होंने क्या परिवर्तन किए। यहाँ तक आप देखते हो कि एक पद होता था जिसका नाम होता था गवर्नर जनरल। ये ऐसे होता है कि आर्मी की तरह पोस्ट होती थी। अब इस अधिनियम में इसका नाम चेंज कर दिया गया वाइस रॉय।
अक्सर कहता है कि ब्रिटेन में ऐसा पद प्रचलित नहीं था, भारत में भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यह पद प्रचलित नहीं था, फिर भी इसको नाम दिया जाता है वॉइस रॉय। ये कोई आर्मी का अधिकारी नहीं था, ये सिर्फ होता था ब्रिटेन मंत्रिमंडल का अधिकारी था, कि भाई आप अपने कोई मंत्री जी हो उनको कुछ पोस्ट दे दे, मंत्री, ठीक है। वॉइस रॉय का आप अर्थ समझते हो, वॉइस ऑफ रॉय, राजा की आवाज, वाइस रॉय, या किसको वाइस चांसलर की तरह भी डिपेंड कर लेते हो, पर इसको कोई दो तरीके से लोग बोलते हैं। एक तो राजा की आवाज के रूप में देखते हैं कि भाई ब्रिटेन का सम्राट थे उसकी आवाज के रूप में, एक रॉय, वॉइस रॉय, मेन रॉय हो गया, राजा हो गया, उसकी एक नीचे सेकंड पद होता है वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक उस तरीके से दो मीन्स इसके निकलते हैं। ब्रिटेन मंत्री होता था, ये ब्रिटेन की सरकार के लिए उत्तरदायी होता था। अब ये गवर्नर जनरल का पद खत्म करके इसकी जगह वॉइस रॉय बना दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह कर दिया गया कि यहां तक आप पढ़ते हो, कंपनी में थे दो डिपार्टमेंट होते थे, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जैसे अंबानी की कोई कंपनी है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टरों का एक बोर्ड होता है, ठीक कंपनी को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था। उस 24 निदेशकों का समूह है, डायरेक्टर 24 डायरेक्टर होते हैं। अभी स्कूलों के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक उसी तरीके कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स होते थे। 24 निदेशकों का समूह था, वो था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1773 के एक्ट में बना था, 1784 में, ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था, उसमें यह था कि इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये पोस्ट बनी थी कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ कंट्रोल करे, निदेशकों को कंट्रोल करने के लिए एक नियंत्रक समूह बनाया गया था। इन दोनों को इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह एक 15 निदेशकों का समूह बनाया गया, एकदम इंडिविजुअल 15 सदस्यीय का समूह है, ठीक है। उसके साथ एक पद बनाया गया था जिसको बोलते हैं भारत सचिव, भारत सचिव। कैसे याद रखें इसको, अभी कोई जिले में डीएम बनता है, वो ठीक है प्रमोट होते थे जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, और उसके बाद सचिव बनता है। कोई हेल्थ सचिव बनता है, कोई रक्षा सचिव बनता है, ठीक है, कोई विदेश सचिव बनता है। अंग्रेजों के पास ये भाई प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों से ली गई थी। अंग्रेजों के पास यहीं पे एक डिपार्टमेंट, बहुत सारे सचिव होते हैं, उसमें एक होता था भारत सचिव, कोई रक्षा सचिव होता था। ये ठीक इसी तरह का है कि भारत के कामों को देखता था। ये अभी अपने पास राजदूत होते हैं कि भाई दूसरे देशों में काम देखते, राजदूत भारत के कामों को विदेश में देखता है, भारत सचिव भारत के कामों को भारत में देखता है ब्रिटेन की तरफ से। कुल मिला के उनके पास पावर थी, भारत का कंट्रोल था। तो ये कि यहाँ पे सरकार चला रही है, 10 राज्य चल रहे हैं, उनमें सचिव नियुक्त कर दिए। अभी भारत वाले सचिव नियुक्त होते तो भारत में नियुक्त होते हैं, कोई रक्षा का हो गया, कोई हेल्थ का हो गया, कोई गृह मामलों का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, विदेशी मामलों का हो गया, महिला बाल विकास के सचिव हो गए, बहुत सारे मंत्रिमंडल के सचिव हो गए। ठीक, अगर अपने पास पाकिस्तान का कंट्रोल आ जाए तो अपने कैसा नियुक्त करेंगे, पाकिस्तान सचिव। अगर हमारे पास कुछ कंट्रोल आ गए तो हम खुद बनाएंगे ना कि भाई हमारा कुछ एक आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी पाकिस्तान के शासन को संभाले। ठीक उस तरीके से यहाँ पे भारत सचिव काम करता था। ये भारत सचिव इस 15 निदेशकों के समूह का अध्यक्ष होता था। ये सलाहकार समूह हो जाता, ये सलाह देता था, और इनका हेड ये भारत सचिव होता था। ये ऑलमोस्ट वाइसरॉय के बराबर के पद था, कभी कभी उससे ऊपर भी काम करता था। कि उस समय जमाने में थे लॉर्ड कैनिंग, पहले वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय भी 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1857 से पहले प्लस प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद पहले वाइसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत सचिव का पद बना दिया गया। दो मुख्य परिवर्तन तो ये हो गए। तीसरी चीज इसमें हुई, ये आप देख लेना, दो ही मुख्य हुआ कि इनके संपूर्ण शक्तियां समाप्त कर दी गई। ठीक है, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके पास, भारत सचिव के पास पावर थी कि जो यहाँ के अधिकारी है उनके ऊपर ये मुकदमा चला सकता है, एज ए कोर्ट भी काम करते थे ये। और इनके खुद के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में जाना पड़ता था, ब्रिटेन की सरकार या कोर्ट में जाना पड़ता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है। तो ये मुख्य परिवर्तन हुए। उसके बाद आया अपने
कुछ परिवर्तन होते गए और 1861 का एक्ट, 1861 में ऐसा हो गया कि 1858 में जो परिवर्तन तुरंत चेंज नहीं हो पाए थे वो 1861 में हुए थे। 2-3 परिवर्तन मुख्य रूप से माने जाते हैं। ये ठीक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि 1773 और 84 की व्यवस्था जो बनी थी वो उसको उलटने वाला एक था वाला एक्ट। यहां से क्या शुरू हुआ था? केंद्रीकरण। भारत में एक गवर्नर जनरल होगा जो बंगाल वाला होता था, बंगाल गवर्नर जनरल, उसकी पावर्स इन सब के ऊपर होती, बंगाल के गवर्नर से, मद्रास के गवर्नर से, बॉम्बे के गवर्नर से। अब यहां हो गया और इनकी जो विधायिका थी वो समाप्त कर दी गई। अब इसमें यह हो गया कि इन सब के पास वापस विधायिकाएं आरंभ की गई। विधायिकाएं आरंभ कि भाई राज्य में भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, यहाँ पे तो ऐसा बोल दिया कि प्रधानमंत्री जो होंगे मोदी जी, और मोदी जी के साथ उनका मंत्रिमंडल होगा। कोई भी राज्य में सिर्फ राज्यपाल का पद होगा या मुख्यमंत्री का पद होगा, उसके साथ कोई मंत्रिमंडल नहीं होगा। वहां से वापस स्टार्ट हुई। यहाँ पे गांधी जी आए, उन्होंने बोला सब राज्यों में ऐसी परंपराएं होनी चाहिए। ये ऐसे माइंडसेट वाले शुरू में रहे थे कि हमारे पास ही पावर होनी चाहिए और किसी के पास पावर नहीं होनी चाहिए। पर धीरे धीरे चेंजेस आए और आरंभ विधायिका प्रणाली का वापस से आरंभ किया, जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण का एक्ट। विधायिकाएं आरंभ, विधायिकाएं बढ़ी, संख्या बढ़ी, जिनको कोई 1863 में बन गई, जैसे मद्रास की 1863 में बन गई, कोई बस 1864 में बन गई। 2-3 थी वो जो विधायिकाएं थी वो वापस बनती गई। ठीक है, एक परिवर्तन तो ये हो गया। और दूसरा इसमें मेन परिवर्तन एक और हुआ कि विधायिका में सदस्य की, जो विधायिकाओं में स्थानीय प्रतिनिधित्व है वो तो 1853 के एक्ट में हुआ, पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी भाई, 2 परिवर्तन। एक तो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक विधायिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक और एक विधायिका। तो विधायिका में स्थानीय लोग नियुक्त करने लगे, भारत के लोगों को नियुक्त करने की परंपरा है वो 1853 से हुई। पर जो प्रशासनिक प्रणाली है या गवर्नर जनरल की जो कोर कैबिनेट थी, काउंसिल थी, उसमें सदस्य नियुक्त करने की प्रणाली है वो 1861 से आरंभ हुई एक्ट से। 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, एक तो थे सर दिनकर राव, दूसरे थे बनारस के महाराजा, और तीसरे थे पटियाला के महाराजा। पटियाला पंजाब वाले पटियाला के महाराजा थे। इन 3 सदस्यों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 मुख्य सदस्यों के रूप में ये नियुक्त हो गए। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार भारतीय नियुक्त किए गए थे वो 1861 के एक्ट में। जब इन सारे पढ़ लेंगे तो कंक्लूजन के रूप में जो कंफ्यूजन वाला चीजें होती है कि ये कैसे नियुक्त कर ले, वो उनके सवाल अपन कर लेंगे, कौन से कंफ्यूजन होते हैं। अभी तो एक्ट पढ़ते जाओ। तीसरी चीज हो गई पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली बस इतना याद करना। पोर्टफोलियो प्रणाली आरंभ कब हुई? वो तो 1861 में आरंभ हुई। अब और पोर्टफोलियो प्रणाली होती क्या है? पोर्टफोलियो है कि एक ही अधिकारी को 3 से 4 डिपार्टमेंट या 2 से 3 डिपार्टमेंट देना, 1+ डिपार्टमेंट देना कुल मिला के। कि जहाँ मान लो कि भारत में कोई IAS है, उसके पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी है प्लस महिला व बाल विकास डिपार्टमेंट भी है। ये प्रणाली है कि एक ही अधिकारी को 2-3 डिपार्टमेंट देने की प्रणाली का आरंभ किया गया था। वो 1861 के एक्ट में आरंभ किया गया था। और एक सबसे गवर्नर जनरल की जो पावर बढ़ाने वाला चेंजेस था वो इसमें किया गया था। किस अधिनियम ने सारे काम अच्छे किए, पर एक होता है कि आपातकाल अध्यादेश है जो आज भी चलता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जब सरकार या जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति द्वारा जो एक बिल पेश किए बिना एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, वो ठीक एक एक्ट की तरह काम करता है। भाई सत्र चल रहा हो तब तो अधिनियम बन जाएगा, बिल आएगा, बिल को पेश किया जाएगा, उन पर वोटिंग होगी, उसके बाद एक्ट बनेगा बिल से। पर जब अध्यादेश आ जाता है, ऑर्डिनेंस आ जाता है, वो सीधा एक्ट का काम कर देता है।
तो ये अध्यादेश की परंपरा का आरंभ इसमें हुआ, आज स्टार्ट हुआ था, वो भी बिना किसी सलाह के, बिना संस्तुति के या बिना सलाह के इसमें अध्यादेश की पावर्स को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये होता था मेन आपातकाल के समय। आपातकाल का तो ठेठ है, शुरू से ही चल रहे थे आपातकाल चल रहे हैं, आपातकाल ही खुद लगा देता ये, और अध्यादेश भी खुद बिना किसी ब्रिटेन या भारत की काउंसिल की सलाह के ये अध्यादेश लाया जा सकता। ये मेन चीजें हुई इसमें। तो ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। तो आपने 3 पढ़ लिया, 1853 का एक्ट प्लस 1858 का एक्ट भारत शासन अधिनियम और 1861 का अधिनियम। 3 चीजें हो गई मुख्य तौर पे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद पढ़ लिया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल अधिनियम, क्योंकि इसमें भारत परिषद बनी थी। और 1857 का विद्रोह का थोड़ा सा पढ़ लिया आपने। उसके पहले पढ़ लिया आपने 1853 का चार्टर अधिनियम। तो समरी के रूप में पढ़ लो वापिस। 1853 का चार्टर अधिनियम बना, 1833 के 20 साल बाद 1853 का चार्टर अधिनियम बना। इसमें एक गवर्नर जनरल का पद होता था, उसके पास 2 पावर्स होती थी, विधायी और प्रशासनिक। उन दोनों पावर्स को अलग कर दिया गया और विधायी पावर में नई संसद की तरह एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, नई संसद का निर्माण कर लिया गया। प्रशासनिक कामों को गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी द्वारा किया जाने लगा। विधायी अंग में 6 नए सदस्य ऐड किए गए। उन 6 नए सदस्यों में 4 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए और ये एक छोटी संसद की तरह काम करती गई। ठीक उसके बाद ये होगी कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन एग्जाम होने लगा। कोई पेपर लीक, पेपर चोरी की बजाय खुला प्रतियोगिता होगी। भारत में खुले तरीके से एग्जाम हो जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके। हालांकि उनका एज का क्राइटेरिया वो बहुत सारे कंफ्यूजन है, पर फिर भी ठीक है कि खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई। 2 मुख्य परिवर्तन तो ये हो गए, स्थानीय प्रतिनिधि। उसके बाद आया था कि 1858 का, जो भारत 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें 2 परिवर्तन किए गए थे। एक तो है कि ब्रिटेन के महारानी के पास पूरा शासन चला गया, गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय का पद आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया, उसकी जगह भारत परिषद आई। भारत परिषद का हेड होता था एक भारत सचिव, जो आज के IAS अधिकारियों के तर्ज पे भारत के शासन को चलाने वाला भारत सचिव होता था। तो ब्रिटेन की सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। वाइसरॉय होता था, उसको नियुक्त किया जाता था भारत के ब्रिटेन के सम्राट द्वारा। वो गवर्नर जनरल के पद के समकक्ष था। ब्रिटेन मंत्रिमंडल के सदस्य होता था और ब्रिटेन संसद के लिए उत्तरदायी होता था। 2 चेंज तो ये हो गए। तीसरा, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं। उसके बाद आ 1861 का एक्ट। इसने 1773 और 1784 की केंद्रीकृत व्यवस्था जो पावर सेंटर के पास थी उसको बदला और विकेंद्रित प्रणाली को चलाया। और ये हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल है, उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों में 3 सदस्यों में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की। एक सर दिनकर राव, दूसरे ब्रिटेन का बनारस के महाराजा, तीसरे पटियाला के महाराजा। और इसके साथ एक ये भी किया गया कि आपके जो 1784 से द्वैत शासन के तहत ये हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे के सारे जो गवर्नर की कार्यकारिणी थी, विधायिका थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। उनके लोकल गवर्नर्स होते थे, उनकी विधायिकाओं को समाप्त कर दिया गया और पूरी पावर सेंटर के पास आ गई थी, गवर्नर जनरल के पास आ गई थी, जो बंगाल में बैठता था। पर इस एक्ट के द्वारा वापस ये पावर्स दी गई और उन राज्यों के या छोटे स्टेटों के जो गवर्नर होते थे उनकी भी विधायिकाएं बनी गई। विधायकों के साथ साथ इसमें एक ये हुआ गया था कि विधायिका का आरंभ कर दिया गया। पहला चीज तो मेन तो ये हो गया। दूसरी चीज पोर्टफोलियो प्रणाली, कि एक या अधिकारी को 2 से 3 डिपार्टमेंट दिए जाने की परंपरा का आरंभ हुआ। मेन चीजें इसमें परिवर्तन इतने से हुए। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला जाता है 1858 के अधिनियम को। और उस 1853 वाले में छोटी संसद दिया, भारत में संसद की परंपरा का आरंभ हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।